नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। राज्यसभा ने 5 संशोधनों के साथ लौटाया वित्त विधेयक। आईटी अफसरों की असीमित अधिकार देने और कॉर्पोरेट चंदे की सीमा खत्म करने का विरोध। वित्त मंत्री ने आरोप किए खारिज। लोकसभा में जीएसटी विधेयकों पर चर्चा। वित्त मंत्री ने महंगाई बढ़ने की आशंका को बताया निराधार। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता बनाए रखने की मांग। आम आदमी पार्टी से वसूले जाएंगे 97 करोड़ रुपए। दिल्ली के उपराज्यपाल का मुख्य सचिव को निर्देश। केजरीवाल के नाम पर विज्ञापनों को बताया सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन। कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में बढ़ी सुरक्षा। अलगाववादियों की हड़ताल के मद्देनजर कार्रवाई। विश्वविद्यालयों में टली परीक्षाएं। सुप्रीम कोर्ट से कार कंपनियों को झटका। 1 अप्रैल से नहीं बिकेंगी BS3 मानक की गाड़ियां। लोगों की सेहत को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। और आइए देखते हैं पहली खबर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी को लेकर अधिकारों का टकराव नहीं होगा। उन्होंने इसे क्रांतिकारी बिल बताते हुए कहा कि ये सभी को फायदा पहुंचाएगा। लोकसभा में वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जीएसटी में टैक्स रेट ऐसे तय किए जाएंगे जिससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। वहीं विपक्ष ने जीएसटी को संघीय ढांचे पर चोट बताया और इसके प्रावधानों का विरोध किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जीएसटी करदाताओं के खिलाफ है और इससे करप्शन और महंगाई बढ़ेगी। आर्थिक सुधारों से जुड़े वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों पर बुधवार को लोकसभा में चर्चा हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी से राज्यों और केंद्र के बीच हितों का टकराव नहीं होगा। उन्होंने तय टैक्स दरों से महंगाई बढ़ने की आशंका को खारिज किया। All these smaller taxes and harassment day to day before every authority has to go. So the center and the state have both pooled their power into one tax and said, let us jointly administer this tax in the larger interest of the country. चर्चा में हिस्सा लेते हुए विपक्षी दलों ने बिल के कई प्रावधानों का विरोध किया। कांग्रेस के सदस्य वीरप्पा मोइली ने इसे संघीय ढांचे पर प्रहार बताया। This will never be a game changer. Yes, thanks. It's only a baby step. Yes. And the liability linkages provisions are extremely bad. Thanks. There is no provision with regard to anti-inflationary. The GSTs have been withdrawn in many other countries because of the anti-profiteering and profiteering. It's also because of the inflationary measure. बीजेडी के भृतहरि मेहताब ने महंगाई बढ़ने की आशंका जताई। Therefore, the expectation that has been created because of GST, one nation, one tax, one product, the expectation has grown to the level of the sky. But let there be little bit of caution. It is illusory. These reforms, there are complexities there. State and center together in a federal polity must take appropriate quantum of time which will be sustainable and successful. एनसीपी के सदस्य सुप्रिया सुले ने जीएसटी से जुड़े सारे अधिकार जीएसटी काउंसिल को दिए जाने पर आपत्ति जताई। We are giving all these powers which are parliamentary powers to the council. So the powers are not with the state, they are not with the center. But finest legislations which are related to the nation. मैं समझता हूँ ये जो poorest of the poor है उसके बारे में कम से कम बीड़ी को एक स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स है, आप बीड़ी को उसके बाहर से रखें। जीएसटी से जुड़े 4 विधेयक हैं। इनमें केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, एकीकृत वस्तु और सेवा कर, संघ शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर के अलावा राज्यों को मुआवजा विधेयक भी शामिल है। सरकार ने जीएसटी को लागू करने की डेडलाइन 1 जुलाई रखी है। विधेयकों के पारित होने के बाद केंद्र सरकार जीएसटी लागू करने की नीति तैयार करेगी। इन विधेयकों के पारित होने के बाद स्टेट जीएसटी विधेयक राज्यों से पारित किए जाएंगे। रविंद्र सिंह शोरान के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और जीएसटी पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ moneybasker.com के संपादक हरवीर सिंह हैं। हरवीर, स्वागत है आपका। अभी जिस तरीके से इसे लंबा इंतजार था और मैं कहूं कि एक इंतजार खत्म हुआ और गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है,
जिस तरह की इस वक्त के हालात हैं और जो इकोनॉमी है, उस लिहाज से जीएसटी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जीएसटी गेम चेंजर तो होगा, नो डाउट। और क्योंकि पिछले 10 साल से जो कोशिशें चल रही थी, उसके बाद हम लोग जुलाई में, उम्मीद है कि जुलाई में इसका इम्प्लीमेंटेशन देख पाएंगे। हालांकि अभी भी जब संसद में पारित हो जाएगा, उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं में संबंधित बिल पारित होंगे और उसके बाद बाकी चीज़ें सामने आएंगी, रूल्स बनेंगे, ये सब होगा। बहुत ही लगता है कि जो जुलाई की डेडलाइन है वो काफ़ी नज़दीक है। तो ये भी क्योंकि, लेकिन जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर चुके हैं कि 15 सितंबर के बाद आपको इनडायरेक्ट टैक्स सेंटर नहीं वसूल पाएगा, तो इसलिए, बट ये माना जाता है कि अगर हम इसको 1 जुलाई के बजाय 1 सितंबर की तरफ ले जाएं, तो जो व्यवस्थाएं बननी है, जिस तरीके का चेंजेस होने हैं राज्यों के स्तर पर, कॉर्पोरेट में, ट्रेडर्स के स्तर पर, वो थोड़ा स्मूथ रहेंगे। दूसरे एक जो बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि वन मार्केट वन टैक्स, मतलब वन नेशन वन टैक्स वाला, तो वन टैक्स तो नहीं है, मल्टीपल टैक्सेस हैं। जिस तरीके से इसमें स्लैब्स कई सारे बनाए गए हैं, सेस रखे गए हैं, कई चीजों को बाहर कर दिया गया है, तो ये उतना सीधा साधा मसला भी नहीं है जो है। दूसरे, इसमें जो महंगाई की बात है, भले ही वित्त मंत्री कुछ भी कहें, महंगाई के ऊपर इस पे असर शुरू में जरूर आएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट होगा, महंगाई बढ़ बिल्कुल इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कुछ तो सर्विसेज, खासतौर से जो इम्पैक्ट ज्यादा आएगा वो सर्विसेज की तरफ से आएगा। एक तो बहुत सारी चीजें उसमें शामिल होंगी, इनके ऊपर टैक्स लगेगा, प्लस जो सर्विस टैक्स को आप किस तरफ ले जाते हैं, अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली टैक्स रेट्स क्या होंगे, वो देखना पड़ेगा। और कितने बेहतर तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये तय करेगा कि ये जो प्रोसेस है कितना स्मूथ है, या इसमें कुछ रोड ब्लॉक्स आते हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं। एक जो सवाल मैं एक करके आऊं, जो लोकसभा में चर्चा हुई, एक सेस को लेकर विपक्ष के कई लोगों ने सवाल खड़ा किया कि जब आप जीएसटी लागू कर रहे हैं और उसको लेकर आप एक पूरा ढांचा खींच रहे हैं, तो उसके बाद फिर सेस की जगह क्यों बचती है? क्या ये सिर्फ केंद्र सरकार की अतिरिक्त आमदनी का हिस्सा भर है जिसके लिए इसको छोड़ा गया है? देखिए, सेस को अगर आप देखें कि पिछले कुछ वर्षों में सेस की जो हिस्सेदारी है टैक्स में काफी बढ़ी है, और सेस जो होता है उसको केंद्र राज्यों के साथ शेयर नहीं करता है। तो ये क्या होता है, टैक्स मत बढ़ाइए, सेस लगा दीजिए, किसान कल्याण सेस लगा दीजिए, स्वच्छता सेस लगा दीजिए, और कोई सेस लगा दीजिए, तो इस सेस का सारा पैसा केंद्र के पास रह जाता है। तो लोगों के ऊपर तो आपने बर्डन डाल दिया, राज्यों के साथ आपने उसका बंटवारा नहीं किया। दूसरे कि जब आप एक इतना नया रिजीम ला रहे हैं पूरा, तो फिर सेस क्यों? क्योंकि इसमें एक बड़ा पहलू है कि जो ये राज्यों को अगर रेवेन्यू जो उनका कम हो जाएगा, वो जो कंपनसेट करना पड़ेगा, वो आप सेस से ले आएंगे। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। आप सरलीकरण करना चाहते हैं टैक्सेशन का, और लोगों के ऊपर करों का बोझ कम करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप साथ में नई नई चीजें जोड़ेंगे तो बोझ कम कैसे होगा? दूसरे कुछ ऐसी चीजें इसमें आ रही हैं जिनको सर्विसेज मान लिया गया है, जैसे कि अभी क्लैरिटी आएगी कि आप जो घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी जो रेंट पे जाएगा, उसको ये माना गया कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, या जीएसटी जो भी प्रावधान के जो भी रेट उसमें आएगा। तो एक तरफ आप प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, वो तो खत्म नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक तो ये दोहरा कराधान हो जाएगा। दूसरे क्या है कि इससे लोगों में जो अभी लीज पे लोग देते हैं, खासतौर से रिहायशी मकान, शायद उसमें लोग बचने लगेंगे जो है, या फिर किराए महंगे हो जाएंगे, तो जो किराएदार है उनके लिए घर महंगे हो जाएंगे। तो ये कई ऐसी चीजें हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो प्रावधान है वो उसमें से रिहायशी घरों को छोड़ दिया जाए, रिहायशी प्रॉपर्टी सिर्फ कमर्शियल पे रहे। एक और बड़ा पहलू है इसमें, एग्रीकल्चर में कुछ जगह टैक्सेशन आने वाला है इससे। फिर अभी सरकार एक मॉडल लीज रेंट वाला जो एक्ट लाना चाहती है कि लोग जिनके पास जमीन है वो इस डर के मारे लीज पे नहीं देते कि उस पर कब्जा हो जाएगा या फिर उसका मालिकाना हक चला जाएगा, लेकिन एक मॉडल एक्ट लाके उसको प्रॉपर लीगलाइज करके लीज अलाउ करेंगे लॉन्ग टर्म। तो अब उसमें क्या होगा, आप उस पर भी टैक्स लेंगे, क्योंकि वो लीज पे दिया है उसने, तो एक तरीके से आपने उसको मान लिया है सर्विस। तो उसमें जो बटाईदार किसान है वो लीज का बोझ वो सहेगा, या जो किसान जिसका थोड़ी सी जोत है, जो उसमें खेती उसके लिए अनवायबल है और वो देना चाहता है कि दूसरा कोई खेती करे मुझे भी कुछ मिल जाए, या वो दे। तो ये इसमें पता नहीं, हमारे जो नीति बना रहे लोग, खासतौर से रेवेन्यू के लोग जो हैं, ये जो माइन्यूट चीजें हैं जिनके इम्प्लीकेशन बहुत बड़े हैं,
कल को ये भी आरोप लग सके कि किसानों को आप टैक्स मिले रहे हैं जी, डायरेक्टली। जी। तो ये चीजें जो है उनको समझ आनी चाहिए। देखना पड़ेगा जब रूल फ्रेम होंगे प्रॉपरली, उस वक्त वो कितना चीजों को ट्रांसपेरेंट करते हैं और इस तरह की जो लोगों के ऊपर जो बोझ बढ़ाएंगी बातें और या उनको दिक्कत में डालेंगी, उससे शायद अगर बचा पाए तो ज्यादा अच्छा होगा। एक आखिरी सवाल चैलेंजेस को लेकर, क्योंकि कई सदस्यों ने आशंका जताई कि जिस तरीके का भारत का समाज है और जो राज्यों की परिधि है यानी कि उसकी सीमाएं हैं, और अभी भी टैक्सों को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से चोरियां होती हैं, अलग अलग लूपहोल्स निकलते हैं। जीएसटी को लेकर क्या बड़ा चैलेंज दिखेगा केंद्र और राज्यों के सामने जब लागू होगा? तो देखिए, जो सिस्टम आपका है ऐसा नहीं है जीएसटी एक जादू की छड़ी है और उससे टैक्स इवेजन एकदम आप खत्म कर देंगे। अगर आपका जो टैक्स कलेक्टर है, जिस मशीनरी को आपने इस काम में लगाया हुआ है, अगर उसमें कहीं खामियां हैं, अगर वो इस तरह के रास्ते देते ही हैं, तो फिर कैसे टैक्स इवेजन आप रोकेंगे? अभी भी तो वही लोग जो आपके जो वैट कलेक्ट करते हैं या उसके इम्प्लीमेंटेशन का जो काम करते हैं, वही राज्यों के सरकारी बाबू हैं, वही केंद्र का सेंट्रल एक्साइज और कस्टम डिपार्टमेंट है, जिसका कितने लाख करोड़ का अभी भी बकाया डिस्प्यूट पे है। तो इतना बड़ा टैक्स इवेजन हो जाता है, तो उसके मसले चलते रहते हैं बाद में। तो लोग तो वही हैं। थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होगा, थोड़ा ऑनलाइन होगा, थोड़ा दिक्कतें कम होंगी, रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा और चीजें बहुत सारी रिकॉर्ड पे आ जाएगी। नो डाउट इंप्रूवमेंट तो होगा, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ इतना बदल जाएगा कि एकदम क्रांति आ जाएगी। क्रांति मतलब सिस्टम को और फुल प्रूव करने की जरूरत होगी, आप करेंगे, वहां पर चैलेंजेस बड़ा होगा। बहुत शुक्रिया हरवीर इस पूरी बातचीत के लिए आपका। शुक्रिया। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर है। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। राज्यसभा ने आज 5 संशोधनों के साथ वित्त विधेयक को चर्चा के बाद लौटा दिया। विपक्ष ने आयकर अफसरों को असीमित अधिकार देने का विरोध किया, तो वहीं कॉर्पोरेट की ओर से राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे की सीमा खत्म करने पर भी चिंता जाहिर की। वित्त मंत्री ने इन चिंताओं को पूरी तरह से खारिज किया है, तो वहीं जवाब से संतुष्ट टीएमसी ने वॉकआउट किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने आयकर कानूनों में कई संशोधनों का बचाव किया और दोहराया कि ईमानदार लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सूचना देने वाले को बचाना है। If tomorrow a court asks us, Income Tax Department always gives it to the court. This is the reason why we search the man, if the court wants to be satisfied. It's not held back from the court. But in the tax appeal proceedings, nobody will ask for this note. This is not held back from courts. It's a protection as far as information with regard to offences is concerned. वित्त मंत्री ने चुनावी चंदे से जुड़े नियमों में बदलाव को सही बताया। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। It's a first major step. Not too many steps have been taken in the past in order to cleanse the whole system of political money. And therefore, I would request them to kindly adopt a more positive approach and therefore make any suggestions with regard to the kind of scheme that they have any suggestions in this regard. विपक्षी सांसदों ने आयकर अधिकारियों को असीमित अधिकार देने का विरोध किया। सांसदों का आरोप था कि ये इंस्पेक्टर राज की वापसी है। पूर्व में कमिश्नर से नीचे के लोगों पर रेड करने का अधिकार नहीं था, अब आपने असिस्टेंट कमिश्नर तक को यह अधिकार दे दिया है। इससे स्वाभाविक है कि जिस प्रकार के हालात हैं वसूली होगी। Sir, why is the SSC being denied a chance to defend himself? Why should he not know why the income tax people are doing search and seizure on him? Section 132, which enhances the power of the income tax officer who could go and raid even without assigning any reason. Now, this is nothing but promoting police raj. This will lead the way
for very large number of Benami shell companies to be set up, where that can be used to launder money, and black money can be converted into white and go in as legal donations to the political parties. This will be opening up the floodgates for political corruption. वित्त विधेयक पर विपक्ष ने कई संशोधन पेश किए। इनमें से कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह और सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी संशोधन वापस लेने को तैयार नहीं हुए। मत विभाजन के बाद सदन ने इन संशोधनों को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही वित्त विधेयक संशोधनों के साथ लोकसभा को लौटा दिया गया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के किसानों का मामला आज राज्यसभा में उठा। सरकार ने कहा कि वो इस समस्या के प्रति गंभीर है और इसीलिए फसल बीमा का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि सरकार ने कर्ज माफी का कोई वादा नहीं किया। सभी दलों ने किसानों की खराब हालत पर चिंता जाहिर की। तमिलनाडु में 140 साल में सबसे भयंकर सूखे का मुद्दा बुधवार को राज्यसभा में उठा। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी सांसदों की चिंताएं दूर करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन के लिए 1000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। साथ ही वरिष्ठ मंत्रियों ने तमिलनाडु से आए प्रतिनिधि मंडल से मिलकर पूरे मामले को समझा है। Crops sown which are not getting insurance cover is being taken up very seriously because the Pradhan Mantri Sinchai Yojana clearly covers for sown in the field and loss. शून्यकाल के दौरान डीएम के सांसद तिरुचि शिवा ने कहा कि अब तक 200 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। उन्होंने कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन करने और बीमा दावे के निपटारे की मांग रखी। दूसरे सदस्यों ने भी कर्ज माफी की मांग की। The loans that they have secured from the banks have to be waived, number one, sir. And second, the state government has requested for assistance of rupees 40,000 crore from the NDRF fund. In the case of farmers, the central government, the union government can take a categorical position for giving loan waiver to the farmers, and it will help Tamil Nadu farmers also. You can waive the NPAs for rich corporates, but you can't waive loans for these poor farmers who are committing suicide. This is something that is not acceptable. तमिलनाडु के कृषि क्षेत्र में समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। पिछले साल अक्टूबर से राज्य में हर दिन औसत 2 किसान जान दे रहे हैं। वहीं 14 मार्च से राज्य के किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की आधार से जुड़ी जानकारियां आम करने वाली कंपनी को काली सूची में डाल दिया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर पर 10 साल के लिए पाबंदी लगाई गई है। प्राधिकरण ने जांच के आदेश भी दिए हैं। दरअसल कंपनी ने धोनी से जुड़ी जानकारियां ट्विटर पर अपलोड कर दी थी। धोनी की पत्नी साक्षी ने इसकी शिकायत सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से की और सख्त नाराजगी जताई थी। वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान आधार का मसला भी उठा था और वित्त मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। Mahendra Singh Dhoni's wife has complained that his Aadhaar number has been made public. Now, Aadhaar numbers are available to a large number of authorities. What is the guarantee that using the Aadhaar number route, these accounts will not be hacked? If the firewalls can be broken and hacking can take place, then hacking will take place anywhere. That is not a ground that hacking takes place only because Aadhaar is there. कश्मीर में आज अलगाववादियों की हड़ताल के बीच ज्यादातर दुकानें और पेट्रोल पंप बंद रहे। इसके अलावा यातायात भी बाधित रहा। कल बड़गाम में मुठभेड़ के दौरान 3 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसके विरोध में अलगाववादियों ने हड़ताल का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर सरकार ने जल्द ही हालात सामान्य होने की उम्मीद जाहिर की है। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पथराव और अलगाववादियों की हड़ताल के बीच चौकसी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। घाटी में ज्यादातर दुकानें और पेट्रोल पंप बंद रहे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बुधवार को सभी परीक्षाएं रद्द कर दी। बंद का यातायात पर भी असर पड़ा है। कश्मीर में हिंसा की घटनाएं को पाकिस्तान आतंकियों को भेजकर बढ़ाता है। वहां के नौजवानों को बहका कर भी पत्थरबाजी करने के लिए भी प्रोत्साहन देता है। विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि राज्य सरकार हालात संभालने में नाकाम रही। पीडीपी जल्द शांति बहाली की उम्मीद कर रही है। हम चाहते हैं कि इंसान जिस किसी भी शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखता हो उसका बाल बीका न हो।
ये इंतहाई बदकिस्मती है कि हालात पर कंट्रोल करने के लिए जितनी दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला से हमारी दुआ कि इस तरह के मामलात पेश ना आए। सरकार ने करनी है। अब हमने देख लिया जब से ये मौजूदा सरकार वजूद में आई है और महबूबा जी वजीर आला बने हुए हैं, तब से जब भी इन्होंने कोई ऐसी बात की है तब से उसका तोड़ दूसरे दिन ही मरकजी सरकार करती है। सोमवार सुबह बडगाम के चादुरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सुरक्षा बलों ने अभियान चलाकर एक आतंकी को मार गिराया। इस दौरान 3 नागरिकों की भी जान चली गई। नागरिकों की मौत से गुस्साए स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें सेना और पुलिस के 63 जवान जख्मी हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया है। आम आदमी पार्टी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी कर विज्ञापन देने का आरोप है। उपराज्यपाल ने हाल ही में सीएजी की ओर से जारी रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया, जिसमें आम आदमी पार्टी की ओर से करोड़ों रुपए के विज्ञापन जारी करने की बात सामने आई थी। वहीं दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपए राज्य के दूसरे राज्यों में विज्ञापन के लिए भी खर्च किए थे। नाइजीरियाई छात्रों की पिटाई के बाद आज केन्या की एक महिला पर ग्रेटर नोएडा में हमला हुआ है। इस तरह के हमलों से भारत अफ्रीकी संबंध खराब हो सकते हैं और हमारे रणनीतिक हितों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अफ्रीकी मूल के छात्रों ने ऐसे मामलों की शिकायत अफ्रीकी यूनियन से करने की बात कही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अपील के बावजूद नोएडा में अफ्रीकी देशों के लोगों पर हमले थम नहीं रहे हैं। बुधवार की सुबह ग्रेटर नोएडा में केन्याई मूल की एक महिला पर हमला हुआ। हम लोग उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ओला कैब का जो ड्राइवर था, हम लोगों ने उसको भी ट्रेस कर लिया है और हम लोग बहुत जल्दी उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इस तरह के हमलों का सीधा असर नाइजीरिया समेत अफ्रीकी देशों में रहने वाले करीब 80 लाख भारतीय मूल के लोगों पर पड़ सकता है। Africa, we are very hospitable. We take our visitors, we treat them with special treatment. Over 1.2 million Indians living in Africa, in Nigeria alone, and we treat them very well. So please, we also demand equal treatment. विश्व व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारत अफ्रीकी देशों में दखल बढ़ा रहा है। इसके लिए भारत अफ्रीका फोरम समिट का आयोजन किया जाता है। भारत का अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार 71 अरब डॉलर से ऊपर है और इसमें खास तौर पर नाइजीरिया हमारा सबसे बड़ा भागीदार और आयातक है। Africa is a resource house for raw material, and India is in need of raw material, especially you see the pulses, the minerals, and also a lot of projects are there in terms of EPC projects in infrastructure, because Africa is what India was 25 years back. अफ्रीका के 54 देश भारत की रणनीतिक जरूरतों के लिए अहम हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के मसलों पर भारत को अफ्रीकी देशों का समर्थन मिलता है। The Africans were very helpful to us at the time that India sought election for non-permanent seats in the UN Security Council. On climate change issues, they have stood with us. On trade issues, international trade and development issues, they have voted as a bloc in favor of the position that India has taken. भारत की ओर से अफ्रीकी छात्रों की सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया गया है और ऐसे मामलों को लेकर जागरूकता फैलाने की भी कोशिश की गई है। लेकिन अफ्रीकी देशों के लोगों पर हमलों की घटनाओं से भारत अफ्रीकी संबंधों पर असर पड़ सकता है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अफ्रीका के बारे में भारत में जागरूकता बढ़ानी होगी, क्योंकि भारत और अफ्रीका दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और इसके लिए सरकार और अफ्रीका के दूतावासों को भी साथ मिलकर काम करना होगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मुनीस के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और सुप्रीम कोर्ट ने वाहन निर्माता कंपनियों को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने 1 अप्रैल 2017 से BS3 मानक वाली गाड़ियों को बेचने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वो कंपनियों के फायदे की बजाय लोगों के स्वास्थ्य को तरजीह देता है, जबकि कंपनियों को पता था कि 1 अप्रैल 2017 से BS4 गाड़ियां ही बेची जाएंगी। उन्होंने अपना स्टॉक खत्म नहीं किया। वाहन निर्माता कंपनियों ने कोर्ट से अपील की कि उनके स्टॉक में करीब 8.2 लाख गाड़ियां हैं और उन्हें बेचने के लिए कुछ और वक्त दिया जाए। हालांकि सरकार ने जनवरी 2014 में ही नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें वाहन निर्माता कंपनियों को एमिशन मानक BS4 लागू करने के निर्देश दिए गए थे और इस पर अमल 1 अप्रैल 2017 से होगा।
आरबीआई ने कहा है कि सरकारी कामकाज से जुड़े सभी बैंकों की शाखाएं 1 अप्रैल को खोलने की जरूरत नहीं है। अपने पुराने निर्देश को पलटते हुए आरबीआई ने यह फैसला लिया। इससे पहले बैंक ने 25 मार्च से 1 अप्रैल तक सभी शाखाएं खुली रखने की सूचना जारी की थी। शीर्ष बैंक ने सभी बैंक संघों को इस बारे में पत्र भी लिखा है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।